Hello everyone, how are you all? I hope everything is fine and you guys are doing well. So dears, today's video is the fifth lecture of the Socialism in Europe and Russian Revolution. Today you will know about Russian Revolution and in that you will get to know about the एम्पायर ऑफ रशिया कि ये जो साम्राज्य है रशिया का ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था. एंड बिफोर मूविंग टू start this lecture, I want to tell you that if you guys missed any video lecture, then related links are given in the description box. You can check out there. अगर आपने SST का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है या कोई भी पार्ट आपसे छूट गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर ईजिली क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. द रशियन रिवॉल्यूशन. अब रशिया का हमने सबसे पहले पढ़ा फ्रेंच का रिवॉल्यूशन, उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे जो रशिया में हुआ. इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. मतलब जो यूरोप के और भी स्टेट्स थे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड, कम इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, मतलब जहाँ पर उद्योग थोड़े पीछे थे, उसके देखते हुए यहाँ की सिचुएशन, मतलब रशिया की सिचुएशन थोड़ी रिवर्स थी, उल्टी थी. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. जो सोशलिस्ट थे उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया. किसके द्वारा? अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, मतलब अक्टूबर की जो रिवॉल्यूशन हुई है 1917 में, उस रिवॉल्यूशन के थ्रू उन्होंने रशिया में अपने हाथों में गवर्नमेंट को ले लिया. द फॉल ऑफ मोनार्की in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो जो रशिया में मोनार्की जब फेब 1917 में मोनार्की ख़त्म हो गई और अक्टूबर में जितने भी नॉर्मल इवेंट, जो जितने भी इवेंट हुए उन्हें, उनकी वजह से इसे रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये वहाँ पर कैसे हुआ. What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? फिर वहाँ सोशल और पॉलिटिकल, वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी रशिया की जब ये रिवॉल्यूशन अकर्ड, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ. टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए लेट अस टुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन. चलिए हम आपको घुमा कर लाते हैं कहाँ पर, रशिया में. घर बैठे बैठे रशिया घूमेंगे. द रशियन एम्पायर इन 1914. अब यहाँ पे रशियन एम्पायर की बात की जा रही है कि रशिया में जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ तक था. इन 1914 ज़ार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. 1914 में ज़ार निकोलस जो था सेकेंड, उसका रूल था रशिया पर, उसके अन्य साम्राज्य पर. बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, इसके अलावा मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, मतलब मॉस्को के अलावा रशियन एम्पायर में इंक्लूड था आज का फिनलैंड, लैत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड के कुछ पार्ट, यूक्रेन एंड बेलारूस. मतलब मॉस्को जो टेरिटरी थी, बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के आसपास के जो क्षेत्र थे उनके साथ साथ आज के समय के जितने भी ये देश हैं, मीन्स फिनलैंड, लैत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये इन सब पर भी उनका साम्राज्य था. इट स्ट्रेस्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल, ये पैसिफिक तक फैला हुआ था और कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स, हम अभी के सेंट्रल एशियन स्टेट तक वो फैला हुआ था. एज वेल एज जॉर्जिया, इसके साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये इन जगहों पर भी इसका मतलब ये रशिया के अंडर में आता था. द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो वहाँ के ज़्यादातर लोग, जो मेजॉरिटी थी, जो ज़्यादा लोग मानते थे वो था रिलीजन उनका, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे. विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो, और ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो धर्म था ये किससे उत्पन्न हुआ था, ये ग्रीक के ऑर्थोडॉक्स चर्च से आया हुआ था. बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इसमें और भी लोग आते थे. कौन कौन से? कैथोलिक्स को भी इंक्लूड किया जाता था, प्रोटेस्टेंट्स को, मुस्लिम्स को और बुद्धिस्ट को भी इस जो रिलीजन में इंक्लूड किया जाता था. तो यहाँ पर आपको एक नीचे मैप दिया हुआ है जिसमें आपको रशियन एम्पायर शो किया गया है. ठीक है, इसके बाद आपका इधर लेफ्ट में आप ये मीन्स ईस्ट में
सॉरी वेस्ट में आपका जर्मनी है, इसके बगल में बेल्जियम एंड हॉलैंड है, साउथ में फ्रांस है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। ये ग्रीस, बुल्गारिया, ये आपके कुछ होते जिनको पूछा जा सकता है। ये इटली, ऑटोमन एम्पायर, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है। इनको आप एक बार मैप पर जो है लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी और वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पीपल वर एग्रीकल्चर्ड, मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के में लोग, वास्ट मेजॉरिटी का मतलब अधिक संख्या के लोग, रशिया के लोग वर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब वो खेती करते थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, 85% से भी ज़्यादा रशियन के लोग, रशियन एम्पायर्स की पॉपुलेशन यानी वहाँ की जो जनसंख्या थी, अर्नड देयर लिविंग, वो अपना जीवन यापन करते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती करके वो अपना दिन मतलब अपना स्पेंड करते थे, लिवलीहुड। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, और ये जो अनुपात था, प्रोपोर्शन मतलब ये जो रेशियो था, ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के देखते हुए काफ़ी ज़्यादा था, हायर था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में 40 या फिर 50% लोग ही एग्रीकल्चर में इंगेज थे, मतलब वहाँ पर खेती में जितने लोग लगे हुए थे वो 40% या फिर 50% लोग ही खेती करते थे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और लेकिन इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में, कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, ये मार्केट में सामान मतलब जो चीज़ें जो खेती की जाती थी वो सामान मार्केट में तो बेचते ही थे, इसके साथ साथ एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये खेती करते थे। एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और रशिया वो ग्रेन, अनाज का मेजर एक्सपोर्टर यानी कि मेन आयातक बन गया, ठीक है। सॉरी, आयातक नहीं, एक्सपोर्टर हो गया। मीन्स अब ये सामान को बाहर भेजता था, इतना ग्रेन इनके पास होने लगा रशिया में कि उन्होंने अपने यहाँ अपने मार्केट में भी बेचना शुरू किया, लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए भी, मतलब अपनी ज़रूरत के लिए भी करते थे, फिर मार्केट में बेचते भी थे, और इसके बाद इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन हो गया कि वो बाहर देशों में भी भेजने लगे। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, अब इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से अधिकार हो गया। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, और मुख्य रूप से जो मतलब जो बहुत नामी थी, फेमस थी, वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को को माना गया, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अधिक मात्रा में थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट्समैन थे मतलब कामगार जो थे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उनके अंडर में होता था, मतलब वो सबसे ज़्यादा करते थे काम। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप, लेकिन क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ साथ कुछ फैक्ट्रीज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, बड़ी मात्रा, लार्ज फैक्ट्रीज यानी बड़ी संख्या में जो फैक्ट्रीज थी वो भी क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ चल रही थी। मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन 1890s, 1890 में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई, वहाँ पे लगाई गई। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया गया, मतलब अब वहाँ पर जैसे ट्रेन का जो आने जाने का साधन है, जब इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में और पॉपुलेशन के ग्रोथ करने में काफ़ी मदद मिलती है, हम अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके जब वहाँ पर रशिया में 1890 में जब रेल नेटवर्क बढ़ाया गया तो वहाँ डेवलप हुआ, एक्सटेंड हुआ, तो वहाँ पर 1890 में फैक्ट्री भी काफ़ी सारी सेटअप हुई। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और इस तरीके से जब वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ तो फॉरेन विदेशों से भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने लगे रशिया में। तो इस तरीके से जो विदेश के लोगों का इन्वेस्टमेंट था यहाँ रशिया में, वो बढ़ता गया। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, कोयले का उत्पादन डबल हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, मतलब आयरन और स्टील 4 गुना बढ़ गए, मतलब कोयला तो दोगुने स्पीड से बढ़ा उसका जो प्रोडक्शन था, और स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शन था वो 4 गुना बढ़ गया। बाय द 1900s, 1900 आते आते
इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। काफ़ी एरिया में क्राफ्टमैन और जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन, दोनों जो है ये बराबर मात्रा में इनका हो गया। मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर काम करने लगी। सिर्फ क्राफ्टमैन का ही नहीं था वहाँ पर, अब फैक्ट्री वर्कर्स भी काम करने लगे, तो इस तरीके से उनकी संख्या बराबर हो गई। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर इंडस्ट्री वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उद्योगपतियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। हालांकि गवर्नमेंट ने सुपरवाइज किया फैक्ट्रीज के मालिकों को कि वो लोगों की मतलब लोगों को जो है वो अपना उनको काम करने का उनका जो मूल्य है वो कम से कम उनकी कीमत मिल जाए, एंड लिमिटेड आवर्स, और उनके काम करने का जो टाइम है वो भी लिमिटेड हो। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बिगिन ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे वो इन नियमों के उल्लंघन पर रोक नहीं लगा पाए। मतलब जो ये रूल बनाए गए थे इनको फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर थे वो इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे थे। मतलब इंडस्ट्रीज जो थे वो लोगों से ज़्यादा काम करवा रहे थे, उनको पैसे कम दे रहे थे। तो ये जो पहले रूल था कि उनसे काम कम कराया जाए, मतलब उनके काम करने की जो टाइमिंग है वो फिक्स कर दी जाए और उनकी जो वेज है, जो मेहनताना है, वो भी फिक्स कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वो इस नियम को तोड़ रहे थे और फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप, मतलब क्राफ्ट यूनिट में और छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स थी वहाँ पर द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। कभी कभी वहाँ पर काम करने के जो घंटे जो टाइम होता था वो 15 घंटे हो जाता था। कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में 10 या 12 घंटे काम होता था, उसकी तुलना में जो छोटी वर्कशॉप और वर्कशॉप थी वहाँ पर 15 घंटे काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज, मतलब उनके रहने का जो उनके सोने के लिए उनके निवास का जो स्थान था वो अब कभी कमरे में और कभी एक डॉर्मिटरीज, मतलब जहाँ पर लोग एक साथ सोते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में आपके एक इमेज है, इसमें देख रहे हैं आपको सबको एक थोड़ी थोड़ी सी जगह प्रोवाइड की गई है जिसमें लोग सो रहे हैं, यानी कि वर्कर्स वहीं उनके सोने का भी इंतज़ाम किया जाता था। कुछ रूम में सोते थे, कुछ डॉर्मिटरीज में भी सोते थे। तो डॉर्मिटरीज मतलब जहाँ पर काफ़ी मात्रा में एक साथ वर्कर्स सो रहे हैं। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब वर्कर्स भी सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, मतलब डिवाइडेड सोशल ग्रुप, उनका भी एक अपना सोशल ग्रुप था। इस तरीके से वो बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम। कुछ का अपना लिंक था गांव से जहाँ से वो आए हुए थे, जैसे गांव से भी उनका कनेक्शन था तो वो अपना वहाँ से भी जुड़े हुए थे। और अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ शहर में ही हमेशा के लिए सेटल हो गए, मतलब वो शहर में ही रहने लगे, उन्हें गांव से कोई लेना देना नहीं था। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, और जो वर्कर्स थे उन्हें उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, स्किल मीन्स उनकी कुशलता एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें बांट दिया गया। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, एक मेटल वर्कर के बारे में कहा गया कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो मेटल वर्कर था, मीन्स वो वर्कर जो मेटल से कुछ चीज़ें बनाते तो उन्हें मेटल वर्कर कहा गया। कि मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स, कि वो उनके बारे में ऐसा बोला गया कि वो ये सोचते थे कि वो बाकी वर्कर्स से काफ़ी ऊंचे हैं। कंसीडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट, मतलब वो काफ़ी उच्च हैं। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, कि उनके जो ऑक्यूपेशन है उनके काम में ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत है। मीन्स वो जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसे ही कोई नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर इफ़िशियंसी ना हो, उसके अंदर किसी काम को करने की स्किल ना हो, वो ट्रेंड ना हो, तब तक वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब वो अपने आप को थोड़ा हाई मानते थे। वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 में औरतों ने भी 31% औरतें फैक्ट्री में काम करने लगी। बट दे वर पेड लेस दैन मेन, लेकिन उनकी जो पेमेंट थी वो बहुत ही कम थी। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मैंस वेज, मतलब जितना पुरुषों को, मतलब एक पुरुष कामगार को जितना पैसा मिलता था उसका हाफ या फिर 3/4, मतलब अगर किसी पुरुष को 100 रुपये दिए जा रहा है, उसका वेज, उसका मेहनताना 100 रुपये है, तो महिला को या तो 50 रुपये मिलेगा या फिर 75 रुपये मेहनताना मिलेगा, वो पुरुष के बराबर उसको नहीं मिलेगा।
डिवीज़न अमंग वर्कर्स शोव्ड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। तो वर्कर्स के बीच में जो फासला था, जो डिवीज़न था, जो बंटवारा था, वो उनकी ड्रेस और उनके मैनर से भी झलकता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन times of unemployment और financial hardship, but such associations were few। यहाँ पर कुछ वर्कर्स ने कुछ वर्कर्स ने अपने लिए एक एसोसिएशन बनाया ताकि जब उनके जो मेंबर्स होंगे उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मान लीजिए उनके हार्डशिप मतलब किसी तरीके की फाइनेंशियल हार्डशिप आती, मतलब रुपए पैसे के लिए कोई परेशानी आती है या फिर बेरोज़गारी होती है, तो वो उस फॉर्म का यूज़ करेंगे उस हार्ड टाइम के लिए कि जब उनके ऊपर विपदा आती, कोई विपत्ति आती, कोई परेशानी आएगी, तो वो उस फॉर्म से पैसे लेंगे, उस एसोसिएशन से, क्योंकि उन्होंने उसमें अपना जमा किया है। डिस्पाइट डिवीजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। इसके साथ ही हालांकि इतने डिवीजन्स थे उनके बीच, फिर भी वर्कर्स एक हो जाते थे। कब? जब डिस्पाइट, ये लाइन आप देख सकते हैं, डिस्पाइट डिवीजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट, इन सभी डिवीज़न होने के बाद, यानी उनके बीच इतना बंटवारा या इस तरीके का फासला होने के बाद भी वो एक हो जाते थे। कब? दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयज़ अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस, कि जब किसी को या तो जॉब से निकाला जाए या फिर वो अपने मालिक के जो काम करने के जो उसने कंडीशन रखी है उससे डिसएग्री करते थे, वो नहीं मानना चाहते थे, तो वो स्ट्राइक कर देते थे। ऐसे में दीज स्ट्राइक मतलब मिल के स्ट्राइक करते थे, हालांकि उनके बीच चाहे कितनी भी दूरी रही हो, लेकिन ऐसे टाइम पे वो सभी एक हो जाते थे। दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। इसका मतलब है कि जब ये जो इस तरीके से उनका स्ट्राइक होता था, ये तब काफ़ी मात्रा में होने लगा जब दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली, ये लगातार कई बार होने लगा इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाली जो इंडस्ट्रीज होती थी उनमें, ड्यूरिंग 1896 एंड 1897 इस टाइम में, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। मतलब छोटे छोटे करके जो उनके स्ट्राइक थे वो अब कई बार होने लगे। जब एक बार उनकी बात मानी गई, 2 बार, तब उनका हौसला बढ़ गया। अब वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी 1896 से लेकर 97 के बीच, तो मतलब इन 1 सालों में कई बार स्ट्राइक हुई, और इसके बाद मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी इस तरीके की स्ट्राइक हुई। इन द कंट्री साइड मतलब गांव के साइड में, कंट्री साइड मतलब जो शहर से थोड़ा हटके हैं एरिया, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो किसान थे वो काफ़ी सारी ज़मीनों पर खेती कर रहे थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़, लेकिन हालांकि किसान खेती कर रहे थे फिर भी, बट द नोबिलिटी, आपने पढ़ा था नोबिलिटी कौन है? द क्राउन मीन्स राजा, एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर रखा था। लाइक वर्कर्स की तरह पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, पीजेंट्स को भी बांट दिया गया था। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो बहुत ही ज़्यादा उनका धर्म में विश्वास था पीजेंट्स का। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, कुछ मामलों को छोड़कर, हालांकि मतलब जैसे कुछ चीज़ों में उन्हें नोबिलिटी पर पूरा विश्वास था, लेकिन बाकी चीज़ों में वो नोबिलिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं, मतलब उन्हें उनकी कोई इज्जत वो नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। और जो नोबल्स थे उनकी इज्जत, जो उस सोसाइटी में उनकी इज्जत थी, वो किस वजह से थी? उन्होंने ये इज्जत कमाई थी कैसे? राजा जो जार था उसकी खातिरदारी करके, उसकी सर्विस करके, उसकी सेवा करके, ना कि उन्होंने खुद से अपनी इज्जत ये कमाई थी। This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. हालांकि ये फ्रांस के जैसा नहीं था। फ्रांस में क्या हुआ था? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटनी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे और उनके लिए फॉट फॉर देम, उनके लिए उन्होंने लड़ाई भी की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। रशिया की बात, इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो चाहते थे कि नोबल्स की जितनी भी ज़मीनें हैं वो उन्हें दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और फ्रीक्वेंटली मतलब इस तरीके से उन्होंने अपोज करते रहे वो, उसके बाद उन्होंने दे रिफ्यूज टू
पे रेंट, उन्होंने किराया देने से मना कर दिया किसानों ने, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और कई सारे जो ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे, उनको भी मार डाला, मर्डर कर दिया उनका। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, और 1902 में ये चीज़ बहुत ही बड़ी लेवल पे हो गई इन साउथ रशिया में। मतलब अभी तक तो वो थोड़ा बहुत कि पे नहीं करेंगे हम रेंट, इस तरीके से एक दो जगह हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो बातें हैं ये पूरे साउथ रशिया में फैली और वहाँ पर बड़े लेवल पे इस तरीके का हो गया कि लोगों ने अपने एंड इन 1905 और 1905 में सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 आते आते मतलब 3 साल में ऐसा हुआ कि पूरी रशिया में ये हो गया कि वो ना ही रेंट पे करेंगे और ना ही वो मतलब वो किसी तरीके का कर नहीं देंगे, किसी तरीके का किराया नहीं देंगे, और उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स को भी मार डाला। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। तो रशिया के जो किसान थे वो और भी मामलों में एक यूरोपियन पीजेंट्स से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। इन्होंने क्या किया, जो रशिया के थे किसान, वो क्या करते थे, वो टाइम टाइम पे अपनी ज़मीन दे देते थे कम्यून को, मतलब जिसको मीर कहा जाता था, एक व्यक्ति जिसको मीर या कम्यून कहा जाता था उसको दे देते टाइम पे। और जैसे खेती की, अभी उनकी फसल हो गई, कंप्लीट हो गई, उन्होंने अपनी ज़मीन लाकर मतलब ज़मीन दे दी कि आप इसको, अब जिसका परिवार ज़्यादा बड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग इसको बांट दीजिए। और जो कम्यून होता था वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, हर परिवार की ज़रूरत के हिसाब से वो ज़मीन का बंटवारा कर देता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and share with your friends.